गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी अदर टर्म्स थे जैसे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इनके बारे में पढ़ा था। अब आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है ये समझने से पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन मीन्स क्या कमियाँ हैं, कि अकाउंटिंग में क्या कमियाँ हो सकती हैं, इसके बारे में बताऊँगी मैं आज। अकाउंटिंग में बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी इसके एडवांटेजेस हैं जिन्हें यूज़ करके ही एक बिजनेसमैन एक्यूरेट रिजल्ट एंड ऑफ द ईयर प्रोवाइड करता है अपने बिजनेस को। लेकिन वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग्स को वो फॉलो करता है। उसके बाद वो अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को के बेसिस पर अपने बिजनेस के एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं जिस वजह से हम अकाउंटिंग में इन लिमिटेशंस को पढ़ रहे हैं। तो हम लिमिटेशंस को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम बेशक एक सिस्टम के थ्रू हर एक बिजनेस रिकॉर्ड को अपने यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक वे में, फिर भी क्या कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को और क्यों रह जाती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट वन लिमिटेशन इज अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। दैट मीन्स कि जो रिजल्ट आते हैं एंड ऑफ द ईयर दैट दे में यू कैन नॉट से दैट दे आर 100% एग्जैक्ट। क्यों नहीं कह सकते कि हम 100% एग्जैक्ट है? रीज़न ये होता है कि कई बार हम कुछ ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड ठीक से नहीं करते, उनके एविडेंस हमारे पास ठीक नहीं होते, मे बी हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनके बेस पर जो रिज़ल्ट आते हैं वो ठीक नहीं हो सकते। तो ऐसे में अकाउंटिंग जो रिज़ल्ट्स हैं वो एग्जैक्ट ना होने का रीज़न डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कि उन्होंने कितने एक्यूरेट वे में उन्हें रिकॉर्ड किया है अपनी बिजनेस बुक्स में। तो अगर बिजनेस बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से रह गया है या उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया जानबूझकर या कभी गलती से, तो आपके अकाउंटिंग रिजल्ट एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। और कई बार हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी हो सकता है इग्नोर कर दें, जिसकी वजह से भी हमारे रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, एक्यूरेट ना हो सकते हो। तो कोशिश बेशक की जाती है एक्यूरेट रिजल्ट निकालने की, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग से निकाले हुए रिजल्ट एग्जैक्ट हो, उनमें कुछ ना कुछ कमी हो भी सकती है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का यहाँ मीनिंग है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक सिंस अकाउंटिंग सिस्टम स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कंजर्वेशन। क्योंकि हम चूँकि अकाउंटिंग में बहुत सारे पुराने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को और जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं, तो कई बार वो पुराने होने की वजह से नए एटमॉस्फेयर पर अप्लाई नहीं हो पाते, जिस वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो मे बी अनरियलिस्टिक हो सकती है। ये जो अनरियलिस्टिक का सेकंड पॉइंट है वो उसी से रिलेटेड है कि अकाउंटिंग में हम चूँकि पुराने कंसेप्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जिनका मे बी प्रेजेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो ठीक से अप्लाई ना हो पाए और हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो रियलिस्टिक ना हो। तो ये भी है कि उसकी लिमिटेशन है कि चूँकि हम पुराने रूल्स और कंसेप्ट्स के बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं तो हमारी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उन पर ये ठीक से अप्लाई ना हो पाए, तो जिस वजह से हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट ना हो। थर्ड इसकी जो लिमिटेशन है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। इसको ये ध्यान से सुने। आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? डेफिनेशन में पढ़ा था कि अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जिनको हम किस में मेज़र कर सकते हो, मनी में, यानी जिनको हम क्वांटिटिवली तो हम बिजनेस बुक्स में क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी उनकी क्वांटिटी होगी या उनको मनी में मेज़र किया जा सके तो हम बिजनेस बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी किसी ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो क्वालिटेटिव भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे स्टाफ हमारे बिजनेस का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, या हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छे डिसीजन लेता है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अकाउंटिंग बुक में इन क्वालिटीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाता।
क्वालिटेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है। अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड्स द क्वांटिटेटिव एलिमेंट नॉट क्वालिटेटिव एलिमेंट। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी कमी है या लिमिटेशन है। रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी क्वालिटी की वजह से भी कई बार हमारे बिजनेस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन हम चूँकि उसे हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अब जो सिनेरियो चल रहा है एट प्रेजेंट कोविड-19 का, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे या उनके प्रॉफिट नहीं होंगे, लॉस हो जाएंगे उनको। रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा है और फिर उसके बाद उनको रॉ मटेरियल या बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आएगी, तो काफ़ी टाइम में सर्वाइवल हो पाएगा बिजनेस का। लेकिन एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग की हेल्प से हमें क्या पता चलेगा कि बिजनेस को लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कम होने की वजह से लॉस हुआ, लेकिन ये नहीं लिखेंगे उसमें कि यूनिट क्यों कम हुई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं पाई या हमें रॉ मटेरियल टाइम से मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे कंट्री में कोविड-19 या कोरोना की बीमारी चल रही थी, जिस वजह से बहुत दिनों तक लॉकडाउन रहा। तो ये रीज़न हम अपनी बुक्स में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या दिखाएंगे सिर्फ कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हुआ या बहुत कम हुआ, जो क्वांटिटी थी प्रोडक्शन की हम वो दिखाएंगे, और एंड ऑफ द ईयर फिर सिर्फ हम ये दिखाएंगे कि हमारे बिजनेस को लॉस हुआ। रीज़न नहीं बताएंगे कि लॉस होने का कारण ये था क्योंकि कोरोना हो गया था देश में, इस वजह से हमें लॉस हुआ, ये वाला। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। भाई लॉस क्यों हो रहा है बिजनेस को? इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि देश में कोई किसी भी टाइप का कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क चल ही नहीं रहा। और क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि देश में कोरोना की बीमारी फैली हुई है। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी हम इस रीज़न से अपने बिजनेस में लॉस नहीं दिखा सकते कि देश में कोरोना हो गया था, इस वजह से हमारे बिजनेस को लॉस हुआ है। बल्कि क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि हम इसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते। हम मनी में मेज़र क्या कर सकते हैं कि हाँ, हमारे देश में कोरोना का उससे कोई रिलेशन नहीं। हम तो सिर्फ ये बताएंगे कि ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2019-21 बहुत कम प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन की क्वांटिटी दिखाएंगे जिसके बेस पर लॉस निकाल दिए जाएंगे। यानी रीज़न वैलिड होने के बाद भी हम क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को अपने बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर पाते? क्योंकि वो मनी में मेजरेबल नहीं है। इस वजह से ये भी एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि बेशक रीज़न वैलिड था, लेकिन फिर भी हम उस रीज़न की वजह से हमारे बिजनेस को लॉस हुआ, उस रीज़न को हम अपनी बुक्स में शो नहीं कर सकते। और इन रीज़न्स को हम बुक्स में इसलिए शो नहीं कर पा रहे क्योंकि ये मनी में मेजरेबल नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग में जो प्राइसेस चेंजेस होते हैं, मार्केट प्राइस तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन में चेंज होते रहते हैं। तो हम अकाउंटिंग बुक्स में मार्केट प्राइसेस के बेस पर एसेट्स को अब रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि एसेट को अगर हम मार्केट प्राइस के बेस पर रिकॉर्ड करेंगे तो उनमें चेंजेस होंगे, और चेंजेस होंगे तो हमें अपनी बुक्स भी बार बार चेंज करनी पड़ेंगी। हम तो उनकी कॉस्ट बेसिस पर, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ताकि उनमें चेंजेस बार बार ना हो पाए। अब चूँकि मार्केट प्राइस और जो बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू मीन्स होता है जिस वैल्यू पर हमने किसी भी बिजनेस की बुक्स को अपनी बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है, दैट वैल्यू इज़ नोन एज बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या होता है? डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से भी हम अकाउंटिंग जो रिज़ल्ट है उनको एक्यूरेट नहीं बोल पाते। फर्स्ट वाले जो एग्जैक्ट एक्यूरेट रिज़ल्ट वाला पॉइंट है वो इससे मैच हो जाता है, इससे रिलेटेड है कि चूँकि हम प्राइसेस को, जो प्राइसेस एट प्रेजेंट मार्केट में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग बुक्स में एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि किस बेस पर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं? उनकी कॉस्ट के बेस पर। तो ये दोनों ही प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में हमेशा क्या हो रहता है? डिफरेंस रहता है। तो अगर हम मार्केट प्राइस पर बुक्स में
रिकॉर्डिंग करें तो वो मार्केट प्राइस हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो उससे अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम कौन से प्राइसेस को प्रेफरेंस देते हैं, कॉस्ट प्राइस को। और कॉस्ट प्राइस से अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि उससे निकाले हुए रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होते। तो ये भी एक अकाउंटिंग की बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग जो प्राइस लेवल चेंज है उसको क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। तो ये इस वजह से भी हमारे अकाउंटिंग रिजल्ट एक्यूरेट नहीं हो सकते। इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। दैट इसका क्या मतलब हुआ, कई बार बहुत सारे अकाउंटेंट बिजनेस हाउसेस में क्या होता है कि जब उन्हें कंटिन्यूसली कई ईयर्स तक लॉसेस होते हैं या फिर उनके बिजनेस में बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर ईयर में उनको बहुत लॉस होता है, तो वो उस लॉस को कवर अप करके उसे एक तरीके से शो ऑफ करके लॉस को छिपाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके बिजनेस में लॉस नहीं बल्कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक तरीके से दिखावा हो गया। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या हो गया कि आप अपने रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको चेंज करके उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा अकाउंटिंग में रूल्स के थ्रू होता है। अब आगे जब हम आपको एक यहाँ पे टर्म दिखाएंगे, समझाएंगे, जिसमें एसेट्स के टाइप्स बताएंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ एसेट्स में जो हमारी एसेट्स होती है वो होती है नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और जो हमारी एक और एसेट का टाइप है वो है फिक्सटिशियस एसेट। फिक्सटिशियस एसेट वो एसेट होती है जो एक्चुअल में एसेट ना होकर के हमारे लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट पर हम बहुत लंबा एक्सपेंस करते हैं जिसके जो बेनिफिट होते हैं वो कई ईयर्स तक लेते हैं, लेकिन उन्हें हम बिजनेस बुक में धीरे धीरे हर साल नहीं दिखाते, थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस बुक्स में शो करते हैं। तो वो भी हमारे खर्चे तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में हो जाते हैं, लेकिन उनके बेनिफिट चूँकि हम कई ईयर्स तक लेंगे तो हम धीरे धीरे करके उन्हें बिजनेस बुक्स में शो करते हैं। तो ये भी एक अकाउंटिंग दिखाने का है तो वैलिड तरीका, लेकिन ये विंडो ड्रेसिंग का ये एक पार्ट है कि हम एक पर्टिकुलर ईयर में सारे एक्सपेंस ना दिखाकर उन्हें कुछ कुछ ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो और कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट भी करते हैं, यानी उनमें कमियां होते हुए भी ऊपर से दिखाने के लिए उनको उनके एक्सपेंसेस को चेंज कर देते हैं या प्रॉफिट्स को ज़्यादा अमाउंट में शो करते हैं, लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। रीज़न ये होता है कि स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में कुछ बिजनेस को लॉस होते हैं क्योंकि उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। तो ऐसे में अगर वो लॉस ही दिखाते रहेंगे तो उनकी मार्केट में सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। लोग उनमें उस ऐसे बिजनेस में क्या करेंगे, इन्वेस्ट कम करेंगे या फिर उनकी मार्केट रेपुटेशन ख़राब होगी। तो वो उससे बचने के लिए अपने अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं और अकाउंट्स को चेंज करके उनके रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो ये अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये है अकाउंटिंग की मेन लिमिटेशंस, ये आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको इसके नोट्स अभी प्रोवाइड करा दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड वन इज सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आज हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और आज ही नहीं, इस पूरी बुक में हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। सिस्टम क्या है, ये अकाउंटिंग का सबसे एक्यूरेट सिस्टम माना जाता है जिसके अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। दो एस्पेक्ट कौन कौन से दो एस्पेक्ट, पहला एस्पेक्ट, और एस्पेक्ट क्यों माने गए हैं पहले आप उसे समझ लें। आप सभी को बताया गया है कि बिजनेस में कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें कुछ ना कुछ आता है तो बदले में कुछ ना कुछ जाता है, उसी पर बेस्ड है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। यानी हमारे पास जब कुछ आएगा तो हम बदले में कुछ देंगे और जब हम कुछ देंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा। इसी के बेस पर हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट माने गए हैं। दो, एक एस्पेक्ट को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डेबिट और अनदर एस्पेक्ट इज नोन एज क्रेडिट। यानी हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं, दो, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ
एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, वन इज़ डेबिट एंड अनदर इज़ क्रेडिट। इस बेस पर ये पूरा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बना हुआ है। यानी जब भी बिजनेस में कुछ आता है तो हम बदले में कुछ ना कुछ देते हैं, या जब हम कुछ देते हैं तो बदले में कुछ ना कुछ हमारे बिजनेस में आता है। तो हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है और हर एक क्रेडिट के लिए एक डेबिट होता है। और अकाउंटिंग बुक्स में यानी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम हर एक ट्रांजैक्शन के इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को अपनी बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या लैंग्वेज बोली जा रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हर एक ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन का मैंने मीनिंग बताया था कि ट्रांजैक्शन के थ्रू क्या होता है, लेन देन, हिंदी में जिसे बोलते हैं लेन देन। यानी जब अगर कुछ लेते हैं तो बदले में मार्केट में जाते हो तो कुछ देते हो या नहीं। तो ऐसे ही जब वो लेन देन होता है तो हम बिजनेस बुक में लेने पर हमें क्या मिला ये भी शो करते हैं और हमने दिया क्या ये भी शो करते हैं। तो यानी हमने उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड दोनों ही चीज़ों को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम फर्नीचर खरीदते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, फर्नीचर। फर्नीचर मीन्स सब समझते हो ना क्या होता है, लकड़ी की जो आइटम होते हैं, द थिंग्स विच इज़ मेड बाय वुड्स आर नोन एज फर्नीचर। तो फर्नीचर हमने खरीदा तो बदले में हमने क्या दिया होगा, पैसे दिए होंगे। तो हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में सिस्टमेटिक वे में ये रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास आया क्या और हमने बदले में दिया क्या। यानी हमने सिर्फ आया क्या ये रिकॉर्ड नहीं किया, साथ में ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इसके बदले में हमारे पास से जा क्या रहा है। तो हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास आ रहा है फर्नीचर, और हमारे पास से जा क्या रहा है, जा रहा है हमारे पास से कैश। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों सिस्टम्स को अपनी अकाउंटिंग बुक में एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करता है। आने पर उस चीज़ को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो चीज़ जा रही है उसका अकाउंट हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि डेबिट और क्रेडिट करने के और कौन कौन से रूल्स होते हैं। मेनली हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट ज़रूर होता है। यानी यहाँ कहने का मतलब शॉर्ट में क्या है कि जब भी कुछ आएगा तो बदले में कुछ ना कुछ जाएगा। द डबल एंट्री सिस्टम हैज़ प्रूव टू बी द साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यही अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अकाउंटिंग करने का तरीका है, क्योंकि इस तरीके से, इस सिस्टम से जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे रिजल्ट 100% तो एक्यूरेट नहीं आते, क्योंकि अभी हमने लिमिटेशन में पढ़ा कि कोई ना कोई कमी रह सकती है। लेकिन हाँ, इस सिस्टम से अकाउंटिंग करने पर हमारे रिजल्ट्स के एक्यूरेसी की जो संभावना होती है या जो हमारी एक्यूरेसी ऑफ रिज़ल्ट होती है वो ज़्यादा रिलायबल होती है, हमारे रिजल्ट्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं। और ज़्यादातर बिजनेस हाउसेस या बड़े बड़े बिजनेस इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर अकाउंटिंग करते हैं। और ये सिस्टम जो कि साइंटिफिक है तो इस सिस्टम को ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। यानी अकाउंटिंग जिस सिस्टम से हम इंडिया में कर रहे हैं इसी सिस्टम से अगर इस डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है तो हर जगह इसी तरीके से अकाउंटिंग होगी, क्योंकि रूल्स सब जगह क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरा जो सिस्टम है जिसके बारे में हम इस बुक में सिर्फ लास्ट एक चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा सा, वो है सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यानी पूरी बुक में आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, आपको सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में एक चैप्टर में बताया जाएगा, वो है चैप्टर नंबर 21। में भी नई बुक में चेंज हो गया हो तो वो देख लीजिएगा। तो वहाँ ये सिस्टम क्या है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो कैसा है, वो सिस्टम जो है अकाउंटिंग का कंप्लीट सिस्टम नहीं माना जाता। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन को तो बिजनेसमैन रिकॉर्ड कर लेते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ को वो इग्नोर कर देते हैं, तो कुछ एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड हो जाते हैं, कुछ इग्नोर हो जाते हैं, तो जो रिजल्ट आते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते। तो इस सिस्टम को बड़े बड़े बिजनेसमैन फॉलो नहीं करते। किस वाले को, सिंगल एंट्री सिस्टम। इसे छोटे मोटे बिजनेसमैन जो आपके आसपास के शॉपकीपर्स हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस का बहुत बड़ा स्केल नहीं है, वो तो इस सिस्टम को फॉलो कर लेता है। बट बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं, जिनके लार्ज स्केल पर जो बिजनेस करते हैं, वो किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम को। और उनके लिए मैंडेटरी भी है कि वो इसी सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि इसी सिस्टम से होने वाला जो प्रॉफिट है वो एक्यूरेट माना जाता है।
जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम को कौन से बिजनेसमैन फॉलो कर सकते हैं? जिनका बिजनेस छोटा है और जो कि सिस्टमेटिक वे में अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखते। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। और कुछ ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, तो रिजल्ट भी कहाँ से एक्यूरेट आएंगे? क्योंकि हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को बिजनेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हम प्रॉपर हर एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हर एक ट्रांजेक्शन को बिजनेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें हमारे अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी के इस पूरी बुक में कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ना कि सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो अब आज आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। सिस्टम क्या होता है, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, इसको हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर में समझने की और कोशिश करेंगे। जब तक न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तब तक आपको काफ़ी कुछ थियोरेटिकली पता चल जाएगा कि हम ये जो बातें कर रहे हैं, जो जिन चीज़ों, जिन टर्म्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वो टर्म्स धीरे धीरे आपको समझनी शुरू हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल से, ये आज आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसके मेन पॉइंट्स, जो जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग या एडवांटेजेस और एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, वो आप बुक से ही पढ़ लेंगे। वो कुछ मिलते जुलते उनमें पॉइंट्स होते हैं, तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर रखा है, तो उससे उसे एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं पर हम क्लोज करेंगे। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटेंसी का, दैट इज़ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के उस चैप्टर में हम अकाउंट से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी बताएंगे। यानी जैसे हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्म होती है ना, कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज का पता होना हर एक स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लैंग्वेज के बेस पर ही हम आगे जा कर के बहुत सारे जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसे इजीली समझ पाते हैं। तो वो चैप्टर भी आप बहुत ध्यान से कल से हम पढ़ेंगे। सारी टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। इसको पढ़ें और इसके नोट्स प्रिपेयर करें और इसे समझने की कोशिश करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।